ये जानते हैं। वेलकम अजीत जी। थैंक यू मैम। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। अजीत जी, मुझे ये बताइए कि कैसे शुरू हुआ ये सफर। हमें इतना तो पता है कि आप कश्मीर में मिलिटेंट्स का मुकाबला करते हुए मुठभेड़ में आपके शरीर में काफी बुलेट्स लगी और उसके बाद आपके खेल का सफर शुरू हुआ। तो पहले तो ये जो मुठभेड़ थी, थोड़ा वो एक्सप्लेन करिए, हम सभी जानना चाहते हैं उस बारे जी मैम, मेरा नाम एक्स गनर अजीत कुमार शुक्ला है और मैंने इंडियन आर्मी सन 2000 में ज्वाइन किया था। 2004 में मेरी पोस्टिंग जो है जम्मू कश्मीर में हुई थी, 58 राष्ट्रीय राइफल। 2005 25 फरवरी 2005 को वहां पे काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान मुझे सामने से गोली लग गई थी। गोली दो लगी, एक चेस्ट में एक एब्डोमेन में, और उसकी वजह से मेरा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कट गया था। हालांकि जो मिलिटेंट था वो मैंने मार दिया था मैम। उसके बाद में दो मिलिटेंट थे, दोनों मिलिटेंट को हमारी टीम ने मार दिया। एक तो मैंने आमने सामने ही मुठभेड़ में मार दिया था और एक बाद में मारा गया। उसके बाद में मेरी कैजुअलिटी हो चुकी थी। मुझे वहां से इवैक्यूएट करके नॉर्दर्न कमांड उधमपुर में लेके जाया गया। वहां पे तकरीबन मैं 1 महीने रहा। ऑपरेशंस वगैरह हुए, मैं बेहोश हो गया था, मुझे पता नहीं था कुछ भी। मुझे शायद 2 दिन के बाद होश आया होगा और तब मुझे पता चला कि मेरी ये स्थिति है। मुझे शुरू में ऐसा लगा कि मैं सरवाइव कर गया हूँ, यानी कि मैं बच गया हूँ। 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मेरे रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत है, जिसकी वजह से मेरे पाँव नहीं काम कर रहे हैं। मुझे पहले विश्वास दिलाया गया कि आपका एक छोटा सा माइनर ऑपरेशन होगा, उसके बाद में मे बी ये ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 महीने बाद मेरा जब ऑपरेशन हुआ, फिर भी ये पाँव मेरा सही नहीं हुआ। उसके बाद में मुझे चंडीगढ़ में, यहाँ चंडी मंदिर में वेस्टर्न कमांड वेस्टर्न कमांड है, यहाँ पे कमांड हॉस्पिटल है, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजर जो सोल्जर्स होते हैं उनको रखने के लिए व्यवस्था है। फिर यहाँ पे मुझे रेफर कर दिया गया है। 1 साल मैं यहाँ पे रहा। यहाँ पे मैंने जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है, फिजियोथेरेपी, उसको मैंने अडॉप्ट किया, लेकिन फिर भी मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नजर नहीं आया। बाद में मुझे पता चला धीरे धीरे कि चूंकि मेरी स्पाइन कट चुकी है और ये इसकी वजह से मेरा जो वेस्ट बिलो जो पूरा पार्ट है वो पैरालाइज है और इन फ्यूचर भी ये काम नहीं करेगा। तो सुन के तो काफी शॉकिंग हुआ। काफी मतलब जैसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि मैं उस टाइम अनमैरिड था, मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी। अ, फिर भी जैसे होता है कि और भी दोस्त लोग हैं, उनको देख के हिम्मत रखा गया। और 1 साल बाद ही मेरा 25 मार्च 2006 को मेरा वहां से मेडिकल बोर्ड आउट हो गया। उसके बाद में एक सर्विसमैन हो गया, यानी मैं आर्मी से रिटायर्ड हो गया एज ए मेडिकली ग्राउंड पर। उसके बाद 25 मार्च 2006 को ही रिटायर होते ही मैंने यहाँ पे मोहाली में पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर है, यहाँ पर मैंने ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे हमारी तरह ही सोल्जर्स रहते हैं, तीनों डिफेंस के सोल्जर्स। ये बेसिकली जो सेंटर है पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये ऑल इंडिया में सिर्फ दो है। एक पूना में है, पूना किरकी में है। एक मोहाली में है, पंजाब मोहाली में है। ये बेसिकली बनाया ही गया है ताकि थ्री डिफेंस फोर्सेस जो है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, अगर इनके सोल्जर इस तरह से वार में या फिर कैसे भी कैजुअलिटी होते हैं और अगर वो 100% डिसेबल हो जाते हैं, उस केस में जैसे बहुत लोग पहाड़ी एरिया के होते हैं, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे सुख सुविधा नहीं है, तो वो घर नहीं जा पाते हैं। उस केस में जी। पहले जमाने में जो पेशेंट होते थे, 1 या 2 साल के अंदर डेथ कर जाते थे। तो उस केस में गवर्नमेंट ने, जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है, उन्होंने दो सेंटर बनाए हैं। इस सेंटर में ये नॉर्थ साइड में है और एक साउथ साइड में है। कोई भी अगर इस तरह से सोल्जर है जो 100% डिसेबल है, वो यहाँ पे आके रह सकता है और रिहेबिलिटेशन कर सकता है। यहाँ पे रिहेबिलिटेशन की सारी फैसिलिटीज है, जस्ट लाइक फिजियोथेरेपी सेंटर यहाँ पे, स्पोर्ट्स सेंटर है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए भी सिस्टम है, तो मेडिटेशन इंक्लूडिंग ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी है। तो इस तरह से ये सिस्टम है। ये चूंकि आर्मी का ही सेंटर है, तो आर्मी के हिसाब से ही रन होता है। तो यहाँ तक थी मेरी जर्नी। फिर मैं यहाँ पे रहने लगा और रहते रहते मैंने अपने आप को मोटिवेट किया, क्योंकि मैंने बहुत यहाँ पे सोल्जर्स ऐसे देखे, जैसे मेरा वेस्ट बिलो पैरालाइज है, कमर से नीचे का एरिया मान लीजिए। बहुत ऐसे सोल्जर्स हैं जिनको एक्सीडेंट में नेक नेक में चोट लग जाता है,
जिसकी वजह से वो नेक बिलो पैरालाइज हो जाते हैं, जिनको हम क्वाड्रिप्लीजिक बोलते हैं। उनके हाथ भी इफेक्टेड होते हैं, वो अपने हाथ से भी बहुत कम काम कर पाते हैं, उनको एक हमेशा असिस्टेंट की जरूरत होती है। तो उन लोगों को मैं देखा, काफी वो लोग हंस रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि अगर ये हंस रहे हैं और ये मतलब अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं, तो ईश्वर ने फिर भी मुझे दो हाथ अभी दे रखा है, तो मैं भी इसमें सरवाइव कर सकता हूँ। उसके बाद फिर मैंने जो यहाँ पे फिजियोथेरेपीज है, साथ में स्पोर्ट्स थेरेपी, फिर कंप्यूटर ट्रेनिंग, ये सब मैंने स्टार्ट किया और अपने आप को दोबारा से अ, मान लीजिए कि सक्षम बनाने के लिए हमने कोशिश करना शुरू किया। और उसी का रिजल्ट है कि उसी कड़ी में हमने व्हील चेयर बास्केटबॉल, हमारी फिटनेस के लिए सबसे बहुत बढ़िया गेम है। अगर फाइनेंशियल तो इसमें कुछ भी नहीं है, मतलब फाइनेंशियल इसमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन अगर देखा जाए तो फिटनेस के मामले में व्हील चेयर बास्केटबॉल, जो खासकर पैरालाइज सोल्जर हैं या पैरालाइज पेशेंट है, उनके लिए सबसे बेहतर गेम है। पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज हो जाती है इसके अंदर। आप मेंटल मेंटल फिजिकल सारी एक्सरसाइज एक गेम में पूरा कंप्लीट हो जाता है आपका। तो ये चीज हमने खेलना स्टार्ट किया और धीरे धीरे खेलते खेलते फिर हमने पंजाब स्टेट को रिप्रेजेंट किया, फिर हमने देश देश को रिप्रेजेंट किया। तो इस तरह से ये मेरी जर्नी चली मैम। तो अजीत जी, इस खेल में आप अपना फ्यूचर कहाँ तक देखते हैं और कैसा देखते हैं? मैम शुरू में जब हमने गेम स्टार्ट किया था तो हमारा मोटिव सिर्फ फिजिकल फिटनेस था, क्योंकि सेंटर में जैसे आर्मी का सेंटर है, तो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस के लिए हमेशा वर्क होता है। सुबह मॉर्निंग में योगा, पीटी, और दिन में फिजियोथेरेपी, इवनिंग टाइम में हमारा गेम का सेशन होता है। ऑलरेडी हमारे पास बास्केटबॉल ग्राउंड है, तो हम लोग शाम को बास्केटबॉल प्रैक्टिस करते थे। लेकिन एक चीज होता है कि शुरू में चीजें आपको अच्छी नहीं लगती है। जब शुरू में मुझे बास्केटबॉल बोला गया खेलने के लिए, तो मुझे बहुत डर लगता था। एक्चुअल में क्या, अगर आपका शरीर काम नहीं कर रहा है, इसमें हमें बताया जाता है कि अपने पाँव को संभाल के रखिए, मतलब कहीं कटना नहीं चाहिए, चोट नहीं लगना चाहिए, क्योंकि पैरालाइज है, अगर टूट गया तो कुछ नहीं हो सकता, क्यों हमें पता चलेगा नहीं। तो शुरू में जब मुझे सीनियर्स जो थे उन्होंने मुझे बोला ऐसा गेम खेलने के लिए, तो मैंने स्ट्रेट वे डिनाई कर दिया कि नहीं, मैं नहीं खेलता। मैं पहले ही ऐसा हो चुका हूँ और कहीं पता नहीं और मैं मतलब टूट जाऊं और भी कुछ हो जाए। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम बाहर लो, बॉल को लो, यहीं पे हैंडलिंग करो। उसके पहले मैंने बास्केटबॉल कभी खेला नहीं था, तो फिर एज ए शाम को हम खाली बैठे ही थे, हम लोग करते रहते थे ड्रिबलिंग वगैरह ऐसे प्रैक्टिस। धीरे धीरे गेम में इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ। उसके बाद आप समझती हैं कि जब कोई चीज आप करने लगोगे तो आपके अंदर जो फियर होता है वो फियर धीरे धीरे कम होता जाता है। फिर वो फियर हमारे अंदर से वो कम हो गया। एक तो मोटिव था फिजिकल फिटनेस, फियर कम होने लगा। फियर कम होने लगा तो गेम में इंटरेस्ट आने लगा। जैसे ही डर निकला, गेम में इंटरेस्ट आने लगा। और बिल्कुल। फिर वो मतलब बहुत ही अनबिलीवेबल चेंजेस था हमारे अंदर। उसके बाद हम लोग गेम मतलब वो फिर एक ऐसा टॉपिक हो गया कि गेम खेलने के बाद हम इवनिंग में खाने से पहले गेम पे ही बात करते थे कि नहीं, आज गेम में ओके। ये हुआ, कल हमने ये करना है, हमने कैसे मैच जीतना है या फिर कैसे हमने करना है। तो ये अच्छा। मतलब मेंटल तौर पे, अगर इस तरह से कोई पेशेंट है तो मेंटल तौर पे स्ट्रांग होना, अपने आप को कहीं पे इन्वॉल्व करना। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर इसलिए नहीं है क्योंकि व्हीलचेयर बास्केटबॉल बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही मतलब पैसे वाला गेम है। इसमें हर हम्म। कोई प्लेयर गेम नहीं खेल पाएगा, और इसकी ट्रेनिंग जी। काफी उच्ची लेवल की होनी चाहिए। इसकी जी। एटलीस्ट चेयर की जो कॉस्टिंग है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चेयर है, 6 लाख से हम्म। वन चेयर की कॉस्टिंग। अब आप ओ। समझ सकते हैं कि 6 लाख का चेयर खरीद के प्लेयर बिल्कुल। कैसे खेलेगा। उसके बाद एटलीस्ट एक बिल्कुल। बॉल होना चाहिए, एक हम्म। प्रैक्टिस के लिए बॉल होना चाहिए, एक टी शर्ट होना चाहिए, एक लोअर होना चाहिए। एटलीस्ट एकदम बेसिक रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि इतना तो होना ही चाहिए। प्लस में उसको कुछ खाने के लिए भी मिलना चाहिए। मैं जहां तक मेरा सवाल है, मैंने बहुत देखा है, मैंने बहुत टूर किए हैं इंडिया में। मान के चलिए मैम कि मेरा सिलेक्शन तो 2006 में ही हो गया था, फर्स्ट टाइम मलेशिया जाने के लिए। हम्म। 6 महीना में मैंने इतना गेम पिक किया था कि फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था मलेशिया जाने के लिए। लेकिन चूंकि मेरा पासपोर्ट नहीं बन पाया, क्योंकि मेरा यहाँ पे हम्म। रहते हुए 1 साल नहीं हुआ था, इस वजह से मैं जी। मलेशिया नहीं जा पाया। उसके अच्छा। बाद मुझे पूरे 10 साल लग गए। ये 2006 की बात है। फिर 2016 में, 2014 में WBFI स्टार्ट हुआ था, व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। उन्होंने हम्म। फर्स्ट गेम चेन्नई में करवाया था। 2015 से पंजाब टीम ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया, जब उन्होंने एक्सपेंड किया। जी। पहले कम स्टेट्स थे, बाद में उन्होंने एक्सपेंड किया और स्टेट शामिल हुए। फर्स्ट टाइम हम लोग ने दिल्ली में पार्टिसिपेट किया, पंजाब टीम ने। क्योंकि हम्म। ये सेंटर पंजाब में है तो हम पंजाब
टीम से पार्टिसिपेट करती हैं। और जी। फर्स्ट टाइम में ही हम लोगों ने रनअप की ट्रॉफी हासिल किया था वहां पे। गुड। उसके बाद लगातार पंजाब टीम जो है, अभी तक हम सेवेंथ नेशनल था, अभी फिलहाल जो हुआ है सेवेंथ नेशनल हुआ है, उसमें हम 3 बार सिल्वर मेडलिस्ट हैं और 3 बार हम लोग ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। 2006 से इसमें 2 बार 2017 में भी, या 2016 या 17, एंड 2019 में मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड मुझे मिला था। हम्म। और 2017 में फर्स्ट टाइम जो इंडियन टीम कंस्टिट्यूट हुई थी हम्म। बाहर जाने के लिए, इंडोनेशिया बाली में, फर्स्ट था बाली, फोर्थ बाली कप था ऐसे, उसमें फर्स्ट बार इंडिया गई थी बाहर WFI के द्वारा। उसके हम लोग मेंबर्स थे, जिसमें इंडिया टीम ने ब्राउन मेडल हासिल किया था। ओके। उसके बाद से कंटिन्यूसली जब भी WFI की तरफ से इंडिया टीम गई है, हम लोग बराबर सिलेक्शन में हैं। यानी हम लोगों ने इतना हम्म। मेहनत किया है, अपने आप को इतना फिट रखा है और गेम पे इतना फोकस किया है कि जब भी हम्म। सिलेक्शन होता है तो हम लोग पक्का सिलेक्ट होते हैं उसमें। और तकरीबन अच्छा। मुझे याद है कि 6 या 7 बार हम लोग अपने देश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अभी फिलहाल हाल ही में 2022 में फर्स्ट इंडिया के अंदर कोई भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था व्हीलचेयर बास्केटबॉल का, ICRC की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था ये टूर्नामेंट, नोएडा में था। हम्म। उसमें भी इंडिया टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया था, वहां पे रनअप थी। अच्छा। ये। तो इसके साथ में गेम्स तो हम लोगों ने काफी खेला, लेकिन जहां तक आप बता रहे हैं फ्यूचर, इस गेम में फ्यूचर इसलिए नहीं है कि जैसा मैंने बताया कि बहुत कॉस्टली गेम है। जी। और इसके लिए आपको एक, मतलब मान के चलिए कि आपको एक जगह चाहिए जैसे क्लब, क्योंकि अगर आपको हम्म। प्रैक्टिस करनी है तो आप अकेले अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। का मीनिंग होता है कि आपकी जो टीम है, यानी जो इंडियन टीम है, वो इंटरनेशनल लेवल पर जाके कुछ बढ़िया परफॉर्मेंस करें। अगर इस तरह के परफॉर्मेंस होते हैं तो फिर जो आने वाले प्लेयर्स होते हैं, अपकमिंग प्लेयर्स, उनको दिखता है और फिर वो इस खेल में हिस्सा लेते हैं। हम्म। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बाहर का स्टैंडर्ड काफी हाई है, वो लोग हम्म। क्लब के साथ प्रैक्टिस करते हैं। यूरोपियन जी। कंट्रीज जैसे जर्मनी हो गया, US हो गया, हम्म। ब्रिटेन हो गया, काफी कंट्रीज है, नीदरलैंड है, स्पेन है। तो ये हम्म। सब बहुत ही डेवलप कंट्री है, सब लोग जानते हैं, तो वो लोग इस गेम को खेलते हैं। तो जब भी आपका सामना होगा, और अगर एशियन रीजन में देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया है, आपका ईरान है, जापान है, चाइना है, सब जो भी ये नाम आप सुन रही हैं, ये सारे के सारे, साउथ कोरिया है, ये सब डेवलप्ड कंट्री हैं। तो इनके पास में फाइनेंशियल कंडीशंस काफी अच्छी है। तो वहां पे जो प्लेयर्स है तो इनको सपोर्ट अच्छा होता है, चाहे व्हीलचेयर हो, चाहे उनको फैसिलिटीज हो, तभी वो मतलब गेम खेल सकते हैं। अगर आप गेम खेलना है तो आपको फ्री ऑफ माइंड रहना पड़ेगा। अगर आप ये जी। सोच रहे हैं कि मैं शाम को प्रैक्टिस करूंगा और वापस आने के बाद मुझे रोटी सब्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो गेम खेलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इंडिया में ज्यादातर जो एथलीट्स हैं, अगर हायर एथलीट को छोड़ दिया जाए, जिन्होंने कोई मेडल हासिल किया है इंटरनेशनल लेवल पे, तो उनको अगर आप छोड़ देते हैं, या फिर नेशनल लेवल पे, तो बाकी एथलीट्स किसी की भी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे एथलीट्स देखे हैं जिनके पास पैसे नहीं होते हैं ट्रेन का टिकट लेके आने के लिए गेम्स में। अभी हम्म। तो गवर्नमेंट चलिए काफी सपोर्ट कर रही है, लेकिन आप भी ये अच्छी तरह से जानती होंगी कि गवर्नमेंट उन्हीं को सपोर्ट कर रही है जो मेडल विनर है, जिन्होंने बिल्कुल। मेडल हायर लेवल पे, जैसे ओलंपिक है, कॉमनवेल्थ है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, इनमें अगर किसी ने मेडल हासिल कर लिया है तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। लेकिन मेरी समझ में आप ये सोच के चलिए कि उसमें 3 मेडल्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो जितनी बार भी टूर्नामेंट होगा उसमें 3 ही प्लेयर मेडल लेंगे, और उन बिल्कुल। 3 को ही फैसिलिटीज मिलेगी बार बार। हम्म। अगर वो अच्छे लेवल पे भी हैं तो अगर इस बार जीता उन्होंने, अगले बार उन्होंने जीता, तो फैसिलिटीज हम्म। उन्हीं को मिलेगी। लेकिन दूसरा प्लेयर भी समानांतर उनके इतना ही वर्क कर रहा है और इतना ही मेहनत कर रहा है, लेकिन उसको हम्म। वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी बिकॉज उसके पास मेडल नहीं है। देखिए, इस ये जो इस पोर्टल पे मैं ये जो शो में आपसे बात कर रही हूँ, इसका पर्पस ही यही है कि आपकी बातों को सुना जा सके और लोग सुने और किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। अजीत जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस तरीके का सपोर्ट आपको लगता है कि इंडिया में व्हील चेयर बास्केटबॉल को बढ़ाने में मतलब सहयोग देगा। मैम देखिए, सबसे पहले अगर हमें इंटरनेशनल लेवल पे जाके अपना परफॉर्मेंस सही करना है,
एक तो होता है कि आप स्टेट लेवल, नेशनल लेवल। तो स्टेट लेवल पे करना है तो उसके लिए हमें ग्रास रूट पे जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, वहां पे अ, इस कंडीशन में होना चाहिए, मतलब पैराप्लेजिक फ्रेंडली कंडीशन होना चाहिए, उनके वॉशरूम्स वगैरह सही होने चाहिए। साल में कम से कम 3-4 बार उनका कैंप कैंप कीजिए। क्लब टाइप का स्टार्ट कीजिए, जैसे आईपीएल टूर्नामेंट शुरू है, तो इस तरह से कुछ क्लब टाइप की पूरे ऑल इंडिया में व्हीलचेयर बास्केटबॉल के क्लब होने चाहिए, जिसमें प्लेयर जाके खेल सके। क्लब को जो भी कंपनी है या जो बड़े लोग हैं, कोई भी स्पॉन्सर्स कर सकता है। मेरा मोटिव है कि कोई भी गेम में क्यों कैसे आएगा, जब उसको लगेगा कि इसमें मेरा फ्यूचर सेट है, यानी मुझे यहाँ से मुझे अपने आप को स्टैंड करने में कोई मतलब कोई सहायता मिलेगी, बिल्कुल, और तभी बेसिक वो नीड्स व्हीलचेयर। पूरी हो रही हैं, लग्जरीज रहने दीजिए, कम से हाँ, कम बेसिक जरूरतें पूरी हो रही हैं। हाँ जी। व्हीलचेयर बास्केटबॉल के लिए सिर्फ स्पेशली बोल रहा हूं मैं, क्योंकि बाकी सारे ओके। गेम में तो मेडल आ रहे हैं, जैसे जबलिंग चाहे एथलेटिक्स हो गया या ऑल भी गेम्स। तो जहां पे जी। पैसे प्लेयर को मिल रहे हैं, पैसे प्लेयर वहां पे काफी मेहनत करता है, वो अलग से अपना पर्सनल ट्रेनिंग ले रहा है। लेकिन हम्म। व्हीलचेयर बास्केटबॉल में इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके इतना बढ़िया आप परफॉर्मेंस कर नहीं पाएंगे। आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में नहीं जा सकते, एशियन गेम्स में नहीं जा सकते, क्योंकि आपका उतना लेवल हाई नहीं है। तो अगर आप, मैं सिर्फ पर्टिकुलर अगर व्हीलचेयर बास्केटबॉल के बारे में अगर आप बात कर रही हैं, तो उसके बारे में बोलूंगा कि इसके लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है। ग्रास रूट पे आपको प्लेयर तैयार करने पड़ेंगे। प्लेयर कैसे तैयार होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इंडिविजुअल वो तैयार नहीं हो सकता। पहले तो इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद ये टीम वर्क गेम है। आप समझती हैं कि एथलेटिक्स में क्या होता है कि सिंगल पर्सन अगर एक कोच रख के वो प्रैक्टिस कर सकता है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें प्लेयर, एक होता है कि स्किल्स, यानी अगर मैं गेम खेल रहा हूं तो मेरी एक पर्सनल स्किल्स है, व्हील चेयर के साथ में, बॉल के साथ में, वो प्लेयर अकेला कर सकता है। लेकिन जब वो हम्म। गेम में जाएगा तो ये एक टीम वर्क है। आप भी जानते हैं कि एट ए टाइम ग्राउंड में 5 प्लेयर खेलते हैं, तो उसको टीम के साथ कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जरूरी है कि क्लब के मैचेज हो, यानी कि जहां पे ज्यादा प्लेयर होते हैं उन प्लेयर के साथ मैचेस हो। और जैसा हम्म। मैंने बताया कि 3 महीना 4 महीना पे टूर्नामेंट होते रहना चाहिए, क्लब के टूर्नामेंट्स। नेशनल टूर्नामेंट साल में एक बार हो, लेकिन बाकी टूर्नामेंट्स आपके चलते रहना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास मोटिव नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकती, ये तो क्लियर है। अगर आपको साल में एक बार नेशनल टूर्नामेंट खेलना है तो आप सालों भर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। लेकिन जी। आपको पता है कि नहीं यार, अभी 2 महीने बाद मेरा ये क्लब का टूर्नामेंट आने वाला है, तो आप प्रैक्टिस जारी रखेंगे। क्लब में बिल्कुल। क्या होता है कि अलग अलग प्लेयर्स होते हैं, आप उनके साथ मिलके आपको पता चलता है कि कौन सा प्लेयर कितना स्ट्रांग है, कैसा है। अलग और अलग एक आपस स्ट्रेटेजिक की एक आप बना। अंडरस्टैंडिंग भी होती है ना, बिकॉज टीम प्ले गेम्स जितने हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो हॉकी हो, चाहे वो कबड्डी हो, और चाहे बास्केटबॉल हो, देयर आर मेनी गेम्स, वॉलीबॉल हो, हैंडबॉल हो, इन सभी में टीम में आपस में राब्ता यानी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। एक को पता होना चाहिए कि अगले अगले वाला थ्रो कब करेगा, जी बिल्कुल मुझे मैम। बास्केट कब इन करनी है इन योर गेम, इफ यू टॉक अबाउट या। जी, इंडिया में अगर टीम वर्क में देखा जाए तो सिर्फ क्रिकेट को छोड़ के अभी तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लेवल पे हमारा कोई भी गेम डेवलप नहीं हुआ है। बिल्कुल। उसका मेन रीजन यही है। मेन रीजन है कि अगर आपको टीम गेम को आगे प्रमोट करना है, तो उसको सहूलियत देने के लिए कोई आगे नहीं आना चाह रहा है। एक प्लेयर को सहूलियत देना उनको लगता है कि इजी है, लेकिन एक टीम वर्क, मान लीजिए अभी फुटबॉल हो या फिर व्हीलचेयर बास्केटबॉल हो, एक टीम वर्क है, इसमें काफी प्लेयर होते हैं। तो सारे प्लेयर को जब सहूलियत मिलेगा उस तरह से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ कि आपको एक ट्रेनिंग का मॉड्यूल तैयार करना पड़ेगा, जैसे WVFI है, तो जी। WVFI को एक ऐसा मॉड्यूल तैयार करना पड़ेगा कि ठीक है, ये प्लेयर है, सिलेक्टेड प्लेयर। आप देखिए पूरे इंडिया में इतने प्लेयर होते हैं, आप कम से कम 25 या 30 प्लेयर को जैसे कैटेगराइज किया जाता है, जैसे हम्म। सेम टीम क्रिकेट में हो रहा है। हम्म। जी। कैटेगराइज है कि भाई ये प्लेयर सीनियर प्लेयर है, उसके नीचे जूनियर, ये अलग अलग लेवल्स के मैचेज होते हैं, उस तरह से उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। आप कुछ मत कीजिए, पहले आप सिर्फ कैटेगराइज कीजिए, बेनिफिट्स मत दीजिए, लेकिन आप कैटेगराइज कीजिए, उनको एक जगह रख के कम से कम कैंप करवाइए। आपको लग रहा है कि ठीक है ये 25 प्लेयर है, सही है, कैंप करवाइए, हम्म। उसमें से हो सकता है कि 15 प्लेयर सही हो। अगर प्लेयर मैचेस नहीं खेलेगा, आप खुद बताइए, अगर प्लेयर मैचेस नहीं खेलेगा तो उसको एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा मैच का। अगर आप बिल्कुल नहीं साल आएगा। में एक मैच खेलते हैं, मान लीजिए साल में एक मैच खेलते हैं, उस बेस पे तो आप कभी भी आगे नहीं जा सकते हैं।
जाने का मतलब कि देखिए, एक होता पार्टिसिपेशन, आपकी टीम गई, आपने पार्टिसिपेट किया, तो ये तो आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पार्टिसिपेट करना अहम बात नहीं है ना। आपका फोकस होना चाहिए कि मुझे इस गेम को ऊपर लेके जाना है। कोई भी गेम ऊपर तभी जाएगा जब आप हायर लेवल के कंपटीशन में कोई मेडल लेते हैं, तभी उस गेम की चर्चा होगी कि नहीं, ये टीम ने ये काम किया है। और उस लेवल जी पे जाने के लिए पहले आपको बेसिक पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि एक दिन में कुछ भी तैयार नहीं होगा। हम लोग में अगर आप देखेंगे तो आप एज ए हम लोग को फाउंडर में मान सकती हैं। अगर आप व्हीलचेयर जी बास्केटबॉल में कभी बात करेंगी तो एज ए फाउंडर में हम लोग का नाम आएगा कि हम लोग आज से नहीं, 2006 से गेम खेल रहे हैं। जब पूरे WBFI नहीं बना था तब से हम गेम खेल रहे हैं। हम्म। WBFI तो 2014 में बना है। बिल्कुल तो एटलीस्ट अगर कोई चाहे तो यूज कर सकता है हम लोग का, हम लोग बस काफी एक्सपीरियंस है। अगर आप कैंप लगा रहे हैं, प्लेयर को तैयार करना है, प्लेयर को ट्रेनिंग देना, उसको कोचिंग देना, व्हीलचेयर बास्केटबॉल में कैसे वो तैयार होगा, तो ये सब चीजें है। लेकिन सारी चीज फिर वही है, जहां पे फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं है वहां पे कोई भी आगे नहीं आएगा। इंटरेस्ट लूज होने अगर लगता है, ये बिल्कुल बेनिफिट, सही कहा जी, आपने। बिल्कुल WFI WFI के पास अगर पैसे नहीं है, चाहे जो भी इस संस्था को चलाना चाह रहा है, अगर उसके पास नहीं है, तो वो आगे कुछ भी कैंप कंडक्ट ही नहीं करेगा। ना वो कोई बिल्कुल कैंप कंडक्ट करेगा, ना जैसे मैंने बताया, ना कोई क्लब टाइप का इनिशिएट ले पाएगा। क्योंकि इसके लिए, जैसे आप समझ सकती हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि इसके लिए कि आपको बिल्कुल सॉलिड संगठन बनाना पड़ेगा, कि आपका बिल्कुल हर मैं चीज का एक ट्रेनिंग मोड। बिल्कुल मैं इस चीज से बिल्कुल तारुफ रखती हूँ। दूसरी ये बात है अजीत जी की, जैसे कि आप इतने टैक्टिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो क्या आपने खुद भी कभी सोचा है कि आप कोई एकेडमी खोलेंगे या फिर अपने जैसों को आप ट्रेन करेंगे एज अ कोच भी? आपने कुछ प्लानिंग करी है आगे? मैम, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था कि देखिए, जैसे हम लोग पुराने हैं, तो हम्म। हमने काफी स्ट्रगल करके गेम को सीखा है। जी और आज हम लोग इस लेवल पे हैं। अगर आज भी आप इंडियन टीम में नाम, जैसे मैंने बताया कि WFI में सर्च करेंगी या उनसे बात करेगी, तो उसमें जरूर एक नाम हम लोग का आएगा। उसमें नाम मेरा लिया जाएगा कि हाँ ठीक है, ये प्लेयर है। तो हम्म। कहने का मतलब कि अब हम प्लेयर हैं, लेकिन हमसे फायदा उठाना तो संगठन की जिम्मेवारी है। संगठन की जिम्मेदारी है, बिल्कुल। ये जिम्मेवारी संगठन की है कि आप मेरे हम्म। जो अंडर क्वालिटी है उसका आप यूज किस प्रकार करना चाहते हैं। देखिए, मैं हम्म। अकेला अगर मैं चाहूं कि मैं कोई एकेडमी खोलूं, तो जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत ही फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है इसमें। पहले बताइए कि जो प्लेयर आएगा वो रहेगा कहाँ, क्योंकि वो सारे जी। प्लेयर व्हीलचेयर वाले हैं। उनको हम्म। एक्सेसिबल वॉशरूम चाहिए, उनको देखना पड़ेगा कि वो बीमार ना हो, उनको हेल्थ हाइजीनिक हाइजीन के बारे में ये सब चीजें, मतलब सब बहुत छोटी छोटी चीजें, कोई ज्यादा नहीं है। एक बार ही आपको कोई भी चीज मैम एक बार ही करना होता है। मान लीजिए एक बार कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया इस लेवल का, जहां पे एक्सेसिबल है, आप वहीं पे टूर्नामेंट बार बार कराइए। हर 3 महीने बाद वहां पे टूर्नामेंट कराइए, क्या दिक्कत है। जी लेकिन जब भी टूर्नामेंट आप कराएंगी तो एटलीस्ट जो प्लेयर आएगा उसको आने जाने का किराया तो देना पड़ेगा आपको। मान बिल्कुल। लीजिए उसके पास पैसे नहीं हो, कैसे आएगा। वो रहेगा तो उसको खाना पीना ये तो देना पड़ेगा ना। ठीक है, आप उसको कुछ मत दीजिए, लेकिन आप जब इतना नहीं सोचेंगे तो प्लेयर कैसे आगे बढ़ेगा। फिर प्लेयर वहां पे जाएगा जहां उसका सेल्फ इंटरेस्ट हो, जहां उसको लगता हम्म। है कि मुझे कामयाबी मिल सकती है और मुझे पैसे मिल सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए प्लेयर आजकल शिफ्ट हो रहे हैं एथलेटिक्स में, अलग अलग जो इंडिविजुअल गेम है उसमें शिफ्ट हो जा रहे हैं। कोई व्हीलचेयर बास्केटबॉल में आगे नहीं आना चाह रहा है, उसको हम्म। पता है कि मैं आगे जाके इसमें मेरा कोई भी फ्यूचर नहीं है। बिल्कुल। हम लोग में सिर्फ आज तक इसलिए टिके क्योंकि हम लोग ने कभी फाइनेंस के बारे में नहीं सोचा कि हमें पैसे मिले। अगर आज हमने दूसरा गेम कोई पिक किया होता तो आज 15 साल में हमने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा किया होता। व्हीलचेयर बास्केटबॉल हम लोगों ने पिक किया, हम इसमें अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जो मैंने बताया कि एक्सलेंट वाली जो बात है कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके परफॉर्म करना, उसके लिए बहुत काफी फाइनेंशियल इशू है। पर आप हमारा तो कैंप, बास्केटबॉल के अलावा शॉटपुट और जावलिन में भी तो ट्राई कर चुके हैं, और उसमें भी पार्टिसिपेशन दिया है आपने, मैंने सुना है। जी, मैंने मैंने शुरुआती लेवल पे उसमें पार्टिसिपेट किया था। ऑलरेडी मेरे पास जी। जंबलिंग में भी मेडल है और डिस्कस थ्रो में भी मेडल है। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे ग्रेट। क्या होता है मैम कि जैसा कि आप जानती हैं कि ये क्लास का गेम है। जो एथलेटिक्स हम्म। होता है क्लास होता है इसमें, 51 52 इस तरह से। जैसे आप मिस्टर नीरज यादव जी के बारे में आप जानती हैं, दिल्ली से, दिल्ली से जो है, जी, किसके मिस्टर बारे नीरज में आप यादव। फ्री हो गए थे थोड़ा बताएं? हाँ, मिस्टर नीरज यादव, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली।
जी जैसे जी उनके बारे में आप बहुत। जानती हैं, वो F55 हम्म, कैटेगरी में खेलते हैं। तो जी जी जस्ट जी। इस तरह के प्लेयर है कि जो पोलियो लोग हैं, पोलियो, उनका पूरा बॉडी सही रहता है ऊपर से, आप जानते हैं, लेकिन उनका भी कैटेगरी क्लास 5 मिलता है। जी ठीक है, 55। मान के चलिए कि हमारी भी जो कैटेगरी अगर 54 या 55 अगर मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके मुकाबले हमारा परफॉर्मेंस हमेशा कम रहेगा, क्योंकि हमारा जो लोअर पोर्शन है बिल्कुल डेड है। हम्म। समथिंग, हाँ या मतलब अलग अलग डिफरेंस डिफरेंस है इन सब चीजों में। गेम जी कोई जी भी मैम ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, लेकिन गेम शुरुआत में पिक करना होता है। बिल्कुल। जब आप स्टार्ट कर रहे हैं उस टाइम आप सर्च कीजिए कि कौन सा गेम मेरे लिए बेहतर होगा, उस गेम को पिक कीजिए। और जैसा कि हम लोग अभी बोल रहे हैं, हम लोग किसी को सलाह देते हैं, अगर सलाह कोई मांगता है कि सर मुझे कौन सा गेम चूज करना चाहिए, तो हम बास्केटबॉल प्लेयर हैं, मैं खुद बास्केटबॉल प्लेयर हूं, लेकिन मैं उनको बोलता हूं कि नहीं, आपने गेम चूज करना है तो कोई इंडिविजुअल गेम चूज करो। जो भी अच्छा, इंडिविजुअल गेम है जिसमें आप अकेले पार्टिसिपेट कर सकते हो, उस गेम को चूज करो, क्योंकि इस गेम में उसे आपका ग्रो फ्यूचर करना है। आसान है बिकॉज यू नो डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जी, एक उसमें जी। अकेला आप थोड़ा सा सामग्री के साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इस गेम में ये कंप्लीट पैकेज है। इसमें हम्म। देखिए, 5 प्लेयर में आप भी जानती है, अकेला, बोलते हैं ना, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। हाँ जब हाँ तक हाँ, पांचों बिल्कुल वेरी मेंबर्स, ट्रू। जो टीम के पांचों प्लेयर हैं, हाँ, जब तक वो हाँ। अच्छे एफर्ट नहीं लगाएंगे, टीम कॉम्बिनेशन नहीं होगा, टीम में ट्रस्ट नहीं होगा, कर नहीं हम्म पाएंगे। फाइनेंशियल इम्प्लीकेमेंट बहुत ज्यादा है, जिससे मैंने बताया कि मैंने इतने साल से गेम खेला, हम लोग को 1 रुपया नहीं मिलता है, हासिल नहीं होता हम्म। है। आप बताइए, कोई इतना लॉन्ग टाइम क्यों सस्टेन करेगा गेम में, जब उसको कोई बिल्कुल। बेनिफिट नहीं है। जी नाम जी। नाम से तो काम नहीं चलेगा, घर का खाना तो नहीं चलेगा नाम से। ठीक है, मैंने इंटरनेशनल पार्टिसिपेटेड किए हैं, बस ये हो गया ना बोलने के लिए कि मैंने इंटरनेशनल पार्टिसिपेटेड किए हैं यहाँ यहाँ गेम में, बस इतना ही बोलने के हम्म लिए है। स्टेट गवर्नमेंट नौकरी भी अगर स्टेट गवर्नमेंट से आपको चाहिए, तो उनके भी क्राइटेरिया होता है कि एशियन गेम्स में मेडल होगा, ओलंपिक में होगा, या फिर हम्म। कॉमनवेल्थ वर्ल्ड चैंपियनशिप, तब मिलेगा। मेरा कंसर्न जी जी अलग जी। है। मेरा कंसर्न ये है, जैसे मैंने बताया कि मेडल सिर्फ 3 होते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आगे आने वाले फ्यूचर में इसको इस नजरिए से न देखा जाए कि सिर्फ 3 मेडल जिन्होंने जीता है उनको आप सब कुछ दे दीजिए, लेकिन सेम उसी समय में जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बराबर उन्होंने मेहनत किया है, लेकिन मेडल तो जी सिर्फ 3 ही है, 3 लोगों को ही मिलेगा। तो क्या जो रह गए उनके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए? बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्लेयर अच्छा है, मान लीजिए नीरज चोपड़ा है, वो अपने क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, तो हो सकता है कि अगले 3-4 साल वो फर्स्ट ही आए। तब तक तो जो नीचे वाले जो और लोग उनके क्लास में compete कर रहे हैं, हो सकता है कि उनका कैरियर खत्म हो जाए तब तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे प्लेयर ने बराबर मेहनत नहीं किया। मेन है कि वो बिल्कुल। क्लास, चूंकि नीरज का स्टैंडर्ड ज्यादा बेहतर है, उस क्लास में उन्होंने प्रैक्टिस करी है, वो सस्टेन हम्म कर रहे हैं। तो मेरा हम्म। कंसर्न ये है कि जो नीचे वाला बंदा है, उसके बारे में भी आप ध्यान दीजिए। सिर्फ ये नहीं कि जब मेडल आ गया तब तो एकदम पूरा हंगामा मच जाता है। नीरज चोपड़ा जी। के बारे में सब जानते हैं कि उनको कोई जानता ही नहीं था मेडल से पहले। आप मुझे खुद बताइए, क्या आपको पता था कि नीरज चोपड़ा कोई है? नहीं नहीं, बिल्कुल। और तब तक नीरज उन्होंने चोपड़ा मेडल नहीं पिछले जीता। 3-4 साल में जितना ऊपर उठे हैं, जी, उतना तो पहले मेरा, उतना नहीं जानता था जी उनको जी, कोई भी। इंडिया में यही प्रॉब्लम है। इंडिया में क्या है कि ग्रास रूट पे कोई मेहनत नहीं करवाता प्लेयरों को। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक मेडल लिया, उसके बाद में सब लोग आगे आगे कि नहीं नहीं, हमने इनको सपोर्ट किया था, हमने किया था, हमने किया था, सब आगे आगे। जी। उसके बाद सब बोले तुम सब ले लो, जो चाहिए हम दे रहे हैं, ठीक है। उसके पहले नीरज चोपड़ा को कोई पूछने वाला नहीं था, कोई ना ही नहीं। उनका कोई नाम जानता था। मेरा कंसर्न बिल्कुल अलग है, मैं मेडल पे बात नहीं करता। मेडल एक अलग चीज है। मेडल, गेम आप खेल रहे हो, गेम में जैसे मैंने बताया कि 3 मेडल है, किसी ना किसी को मेडल मिलेगा। मेरा कंसर्न ये है कि जो लोग भी गेम खेल रहे हैं, उनको कम से कम इतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या इतनी इज्जत मिलनी चाहिए कि वो कम से कम समाज में अपना सर ऊंचा करके चल पाए। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि आप उनको गवर्नमेंट जॉब दीजिए, ठीक है, किसी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने की तो होगी, कोई काउंटर पे बैठ सकता है, आप प्राइवेट जॉब दे दीजिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बंदा कम से कम अपनी फैमिली और बच्चों का खर्चा चला सके। अगर वो गेम में अपना समय दे रहा है, लेकिन अगर उसको गेम से कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, तो आप खुद समझिए कि वो एक न एक दिन गेम को ड्रॉप कर देगा और बिल्कुल। फिर और ये कहीं परिवार प्राइवेट का जॉब भी में चला प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है फिर कि हम क्या करें। जाए। सो बिल्कुल मैं आपकी सेम बात से थिंग्स। एकदम अग्री करती हूँ। आपका विजन एकदम ब्राइट है एंड आई आई होप कि ये बातें किसी के कानों तक पहुंची और कोई इससे
इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करे और इन प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन निकाले। इसके साथ ही मैं जानना चाहूंगी कि आपने बोला कि जब आपके साथ ये हादसा हुआ था तब आप अनमैरिड थे, तो उसके बाद की आपकी पर्सनल लाइफ बताना चाहेंगे थोड़ी? जी मैम, मैं 1 साल तक तो यहाँ पे, मतलब मान के चलिए कि जब मैं सही था, चलने वाला था, तो मेरा एक लव मैरिज था। लव मैरिज मतलब कि मेरा कंसर्न था किसी से, मतलब प्रोमिसेस थे अच्छा। कि ठीक है शादी आपसे ही करनी है। लव मैरिज ओह। आज वाला लव मैरिज नहीं था, प्रोमिसेस थे। हम जानते थे एक दूसरे को, क्योंकि बहुत जी पहले की बात है, 2002 की जी बात है। उस टाइम ये जी सब नहीं चलता था जो आजकल चल रहा है। बस इतना जी था कि बिल्कुल। आप एक दूसरे को जानते हैं, टॉक करते हैं कि ठीक है, ओके शादी करेंगे तो आपसे करेंगे। हम्म। तो ये सब हो गया था कि शादी करेंगे, लेकिन बस मैंने उनसे बोला था कि चूंकि मैं आरआर में जा रहा हूँ पोस्टिंग, आरआर में चूंकि गारंटी नहीं होती है वहां पे। आरआर हम्म इसीलिए बना गया है, राष्ट्रीय राइफल बनाया गया है इसीलिए, जो मिलिटेंट्स हमारे अंदर आके छुप के वार हम्म। करते हैं उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए आरआर को तैयार किया गया है। जी तो जी। मैंने बोला मेरा 2 साल का टर्न है, मैं एक बार 2 साल कंप्लीट करके आऊंगा, अगर मैं सही से आ गया हम्म। तो फिर मैं शादी हम्म। करूंगा। क्योंकि वहां पे जाने के बाद अच्छा। पता नहीं कि, हाँ कुछ भी हो सकता है। हम्म। ये करके मैं चला गया था, और अनफॉर्चुनेट जो मैंने सोचा था वही हुआ, मुझे गोली लग गई। और उसके बाद ये कंडीशन हो गया। तो शुरू में पहले तो मैंने बताया कि 1 साल ये क्या हम कर पाएंगे, मतलब लाइफ कैसे चलेगी। उसके बाद धीरे धीरे, जैसे कि मैंने बताया कि ये चीजें जब मुझे समझ में आया कि हाँ हम शादी कर सकते हैं, मतलब फिर भी लाइफ को हम चला सकते हैं लोगों को देख के, तो फिर मैंने डिसाइड किया। शुरू में मैंने उनको मना कर दिया था कि चूंकि मेरा ये कंडीशन है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, आप कहीं भी कर लीजिए। अच्छा। और आप समझते हैं कि व्हील चेयर में फिर अब हमारी गारंटी नहीं रहेगी। अब ये हम्म। पूरा का पूरा जिम्मेवारी लड़की के साइड पे है, तो कोई भी लड़की के पेरेंट्स क्यों चाहेंगे कि व्हीलचेयर में जो लड़का है उसके साथ शादी करे। जी। 2-3 साल निकल गए मैम, 2009 में फिर लास्ट में लड़की ने डिसाइड किया, यानी होल सोल क्रेडिट लड़की को जाता है कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि नहीं मुझे शादी उन्हीं से करनी है। हो सकता है कि जी। मैंने पहले शादी कर लिया होता, उसके बाद ऐसा हो जाता, क्योंकि हमने हम्म। प्रॉमिस किया था कि 2 साल बाद करेंगे। तो हम्म। बाद में फिर वो रेडी हो गई, तो मैं बोला ठीक है अगर आप रेडी हैं, अगर आपको नहीं करना है कहीं भी और। मैंने उनको बहुत समझाया कि देखिए ये दिक्कत है, आप कहीं और कर लीजिए, लेकिन वो नहीं मानी, उन्होंने बोला कि नहीं आपके साथ ही रहना है। तो फिर मैं बोला ठीक है, अगर आपको कहीं और नहीं जाना है तो ठीक है, बेहतर है कि आप रहिए हमारे साथ, जो भी होगा देखा जाएगा। उसके बाद में मैम शादी हो गया, शादी जहाँ जिस सेंटर में मैं हूँ यहीं पे हुआ था। ओके। और उसके बाद में, हाँ ईश्वर की आशीर्वाद से शादी भी हो गया। और फिर उसके बाद 2 बच्चे हुए, ट्विंस, आईवीएफ के थ्रू। अच्छा। ग्रेट। हाँ आईवीएफ प्रोसीजर फॉलो किया था, तो ट्विंस हुए हैं, एक लड़का एक लड़की है। और आज के डेट में मैम परिवार सेटल है, यानी कि अगर हम चलने वाले होते तो भी हमारी शादी होती और हमारे बच्चे होते। उसके बाद हमें अपने परिवार और बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना होता। आज मैं व्हीलचेयर में हूँ, फिर भी मेरे पास भी वही जिम्मेवारियां हैं। मेरी भी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, उनके बारे में सोचना है मुझे कि कैसे उनका फ्यूचर सही रहेगा, प्लस में अपनी हेल्थ कैसे सही रहेगी, इसके बारे में सोचना है। तो कुल मिला के ये है कि एक समय था जब ऐसा हुआ मेरे साथ, तो दुनिया बिखर गई थी, लेकिन बाद में फिर कुछ ईश्वर के आशीर्वाद से फिर सब संभल गया है। तो अभी मैं, मतलब राइट ट्रैक पे हूँ अभी। अभी मैं बिल्कुल राइट ट्रैक पे हूँ। क्या बात है, और ईश्वर की कृपा से आगे भी सब चीजें संभल जाएंगी जी। तो अजीत जी ये बताइएगा कि जैसे जो भी आपका गेम है उसके कोई 5 टेक्निकल स्पोर्ट्स टर्म बताइए। जैसे बैडमिंटन खेलते हैं, टीटी खेलते हैं तो लव 1 लव 2 ऐसे पॉइंट्स गिने जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमें थोड़ा एजुकेट करिए अपने गेम के बारे जी, व्हीलचेयर बास्केटबॉल में मैम जो पॉइंट होता है उसमें 3 तरह के होते हैं। जैसे एक तो 3 पॉइंट्स होते हैं, 3 पॉइंट सर्कल होता है, बेसिकली 3 पॉइंट सर्कल होता है। 3 पॉइंट सर्कल से पहले अगर आप बॉल शूट करते हैं और अगर वो बास्केट में तब्दील होता है तो आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरा, अगर में जी। 3 पॉइंट सर्कल के अंदर अगर आप आ जाते हैं, फिर उसके बाद जितनी भी एरिया है 3 पॉइंट्स के अंदर का, अगर उसके अंदर से कहीं भी शॉट आप मेक करते हैं, उस केस में आपको 2 पॉइंट्स मिलते हैं। उसके बाद एक होता है फ्री शॉट। अगर किसी वजह से कोई फॉल हो गया, ओपोनेंट ने आपको फॉल कर दिया है, हम्म। उस कंडीशन में आपको फ्री शॉट मिलता है। फ्री शॉट में अगर वो 3 पॉइंट के अंदर फॉल किया गया है तो आपको 2 फ्री शॉट मिलेगा। अगर वो 3 पॉइंट के बाहर, जैसे मान लीजिए आप बास्केट अटेम्प्ट कर रहे हैं, 3 पॉइंट के बाहर हैं और किसी ने आपको आके
बीच में रोक दिया और वो फॉल में अगर काउंट हो गया, उस केस में आपको 3 पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब यानी 3 फ्री शॉट मिलेंगे। इसमें 1 पॉइंट मिलता है तो हर फ्री इसके शॉट के रूल्स जो ऊपर। है नॉर्मल बास्केटबॉल से अलग होते हैं? इसके रूल्स जो है नहीं नॉर्मल बास्केटबॉल से अलग होते हैं? मैम, नहीं नहीं, कुछ डिफरेंस है, बहुत माइनर डिफरेंस है, लेकिन अच्छा। एज अ सेम। देखिए कोर्ट, जो व्हीलचेयर बास्केटबॉल का कोर्ट है सेम है, जैसे चलने वालों के लिए है। हाइट, हम्म। बास्केटबॉल नेट की हाइट सेम है। बिल्कुल। जो टाइमिंग है सेम टाइम है, 4 क्वार्टर्स हम्म। इसमें भी है, 40 मिनट का गेम है। ठीक जी। है मैम। हाफ 10-10 मिनट के क्वार्टर होते हैं। फर्स्ट 10 मिनट्स हम्म। के बाद 2 मिनट का ब्रेक मिलेगा, और जब हाफ होगा उसमें 10 मिनट्स के ब्रेक होते हैं। तो रूल सब कुछ सेम है इसमें, कुछ थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। टाइमिंग सेम है, थ्री ओके। सेकेंड्स 5 सेकेंड, 8 सेकेंड। जैसे कि आप 3 सेकेंड समझती हैं, 3 सेकेंड वायलेशन होता है अगर आप हम्म। ओपोनेंट के कोर्ट में हैं, और अगर आप बास्केट के लिए जा रहे हैं तो 3 सेकेंड से अंदर वहां आप बॉल लेके होल्ड नहीं कर सकते हैं। जी एट बिल्कुल। सेकेंड के अंदर आपको अपना कोर्ट क्रॉस करना होता है, नहीं तो फिर वो फाउल्ड हो जाएगा। 24 सेकेंड में आपको बॉल हर हालत में शूट होना चाहिए। तो जो भी चलने हम्म। वालों में गेम है तकरीबन सारा है इसमें। हमारे में भी नियम है, चलने वाले दो दो कदम लेते हैं, उसके बाद वो कदम नहीं ले सकते हैं। हमारे में भी होता है कि हम व्हीलचेयर को सिर्फ 2 बार ही पुश कर सकते हैं, तीसरी बार पुश करेंगे तो फॉल हो जाएगा। अच्छा। हम ओके। ड्रिबल करके कंटिन्यू हम जा सकते हैं। बस हमारे में इतना ही एक फायदा है कि ड्रिबल करने के बाद, एक ड्रिबल के बाद हम चाहें तो बॉल को वापस ले सकते हैं, दोबारा ड्रिबल शुरू कर सकते हैं। हमारे में ड्रिबल की कोई लिमिटेशन नहीं है, हम ड्रिबल बार बार कर सकते हैं। बार जैसे मैंने ड्रिबल किया, बॉल वापस गोद में रखा, फिर वापस ड्रिबल हम्म। करना शुरू कर दिया। तो अच्छा। इसमें इस तरह से है, लेकिन बाकी रूल सब कुछ सेम है मैम, रूल में कोई भी डिफरेंस नहीं। गेम बिल्कुल। कभी आप देखेंगी तो आपको काफी आनंद आएगा, और वाव मोमेंट्स काफी होते हैं इसमें। देख के विश्वास नहीं होता है, अगर आप देखेंगे प्लेयर को बास्केट करते हुए तो आपको यकीन नहीं होगा कि व्हीलचेयर में बैठ के भी कोई इतना सुपर टैलेंट टाइप से मतलब गेम खेल सकता है। बहुत ही बिल्कुल, सुंदर आपने लगता जो है, हमें आप देख। इंडिकेट किया है ना, जिस तरीके से मुझे 101% श्योरिटी है कि अगली बार जब मैं इस मैच को देखूंगी या गेम को देखूंगी, चाहे लाइव देखूं, चाहे रिकॉर्डेड देखूं, चाहे टीवी पे देखूं, चाहे यूट्यूब पे देखूं, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू वॉच इट। थैंक यू सो मच अजीत जी आपके टाइम के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान आपको जल्द से जल्द मिले, और आगे आप अपने पथ पर अग्रसर रहें, चलते रहें, और बाकियों को भी प्रेरणा देते रहें ऐसे ही काम करने की। बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। मैम, सुप्रिया मैम, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे जैसे प्लेयर से बात किया और आपने अपना जो भी कंसर्न है वो हमसे शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने बातें आपसे शेयर किया है, अ, उसके लिए क्या बेहतर हो सकता है वो आप खुद डिसाइड कर सकती हैं। और जी। मेन बेसिकली यही कंसर्न है कि प्लेयर को थोड़ा सा रीच आउट किया जाए, उनसे बात किया जाए। प्लेयर को कोई अगर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाए। बिल्कुल। उनको थोड़ा सा, जैसे बोलते हैं कि उनको एक समाज में जीने के लिए स्टैंड किया जाए। मेरा यही मानना होता है। व्हीलचेयर व्हीलचेयर में सिर्फ हम बंधे हुए, दिमाग नहीं बंधा हुआ है। इंसान, जरूरी नहीं है कि सब लोग हमारे लिए करें। मेरा ये मानना है कि हम सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वो चला गया जमाना जब सोसाइटी व्हीलचेयर को देख के कंट्रीब्यूट करती थी। हम लोग चाहते हैं कि हम कंट्रीब्यूट करें, लेकिन हमें हम्म। अपॉर्चुनिटी चाहिए। जी। अपॉर्चुनिटी आप हमें प्रोवाइड कीजिए, हम कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। अपॉर्चुनिटी मीन्स अगर आप कोई जॉब क्रिएट कर रही हैं तो ठीक है, कोई ट्रेनिंग कैंप है तो ठीक है, जहां हमारी जरूरत हो, जहां आपको लगता है कि ठीक है हम, मतलब ये हमारी हेल्प कर सकते हैं, आप बेझिझक हो कि आप हमें याद कीजिए, हम आएंगे जरूर, उस काम को करेंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो इसी मच के अजीत साथ, जी, थैंक यू। जी बिल्कुल, इसी के साथ साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।